जी, आज का हमारे पास जो लेक्चर है ना, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है बेसिकली तौर पे। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है ना हमारे पास, वो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमें किस किस्म की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको देखा था। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली तौर पे हमें डिफरेंट किस्म की जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है यूज़र इंटरफेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ना बेसिकली तौर पे दो किस्म के इंटरफेस होते हैं। एक को आप नाम देते हैं कमांड लाइन इंटरफेस का, जिसमें आप कमांड्स टाइप करते हैं, और दूसरा होता है आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें आप कमांड्स जिसमें आपके पास मेन्यूज़ और आइकॉन्स होते हैं, और आप उन मेन्यूज़ और आइकॉन की बुनियाद के ऊपर कंप्यूटर के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। जो आपके पास स्टार्टिंग में पहले सिस्टम हुआ करते थे तकरीबन 70s और 80s के अंदर, इवन 90s के अंदर भी जो सिस्टम थे उनके अंदर कमांड लाइन इंटरफेस चलता था। अगर आपने कोई काम वगैरह करना होता था तो आपको वो कमांड्स वगैरह जो थी वो टाइप करनी पड़ती थी। वो कमांड वगैरह टाइप करके आप उसके थ्रू जो था वो काम करते थे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पहला सिस्टम था जिसको हम कमांड लाइन इंटरफेस का नाम देते थे। फिर इसके बाद दूसरा हमारे पास सिस्टम मुतारफ करवाया गया। ये तकरीबन 90s के अंदर हमारे पास आया था। इसको हम नाम देते हैं GUI सिस्टम का नाम दिया जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसको कहा जाता था। ये भी हमारे पास ना ऑपरेटिंग सिस्टम के एक फंक्शन में से फंक्शन है। ये भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के एक फंक्शन में से फंक्शन है कि ये हमें दो किस्म के यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एक को आप GUI का नाम देते हैं और एक को आप नाम देते हैं जी कमांड लाइन इंटरफेस का। ठीक होगी जी बात। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा इसका फंक्शन होता है ना, वो फंक्शन है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम के जिम्मे ना एक और जो फंक्शन या ये इसकी एक जिम्मेदारी ये भी है कि इसने डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स को ना रन करना होता है। बेसिकली तौर पे प्रोग्राम्स की टर्मिनेशन हो गई या प्रोग्राम की रनिंग हो गई। जी हादिया, आपका क्वेश्चन है कोई? एक फंक्शन है कि ये प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। पहले इसने प्रोग्राम्स को रैम के अंदर लोड करवाना होता है, फिर उन प्रोग्राम्स को रन करना, फिर प्रोग्राम्स को टर्मिनेट करना नॉर्मली या एबनॉर्मली। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है। दूसरा फिर इसके बाद एक और फंक्शन आता है आईओ ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि इसने आईओ से डिफरेंट आईओ के दरमियान जो डाटा ट्रांसफर का काम होता है वो भी इसी का होता है। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, सीपीयू से प्रिंटर तक कोई डाटा पहुंचाना या सीपीयू से मेमोरी तक कोई डाटा पहुंचाना, मेमोरी से सीपीयू तक डाटा पहुंचाना, ये सारी जो जिम्मेदारी होती है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की आती है। फिर इसके बाद इसकी एक और जिम्मेदारी होती है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। जहाँ पे इसने डाटा स्टोरेज करनी होती है वहीं पे फिर इसकी एक और जिम्मेदारी ये भी आ जाती है कि इसने अपनी फाइल जो होती है ना, डिफरेंट किस्म की फाइल्स होती हैं, उनको मेंटेन करना होता है। उनकी डायरेक्टरी हो गई या सब डायरेक्टरी होगी, फाइल्स की मैपिंग हो गई, उनको ब्लॉक ब्लॉक की फॉर्म के अंदर स्टोरेज डाटा स्टोरेज करना, या इस तरह के टूल प्रोवाइड करना, आपको स्पेस प्रोवाइड करना कि जिसके अंदर आप अपनी फाइल्स वगैरह को सेव कर सकते हो, ये भी इसी का काम होता है। फिर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से मुराद होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जिसको आप आईपीसी भी कहते हैं, या डिफरेंट प्रोसेस के दरमियान जो कि एक ही प्रोसेस के एक ही प्रोसेसर के ऊपर डिफरेंट किस्म के प्रोसेस जो है वो रन हो रहे होते हैं, तो उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ही जिम्मे होती है कि इसने उनके दरमियान में आपस में कम्युनिकेशन करवानी होती है। इसके अलावा अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई हार्डवेयर इंस्टॉल है या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एरर वगैरह आ जाता है, तो उस एरर को डिटेक्ट करना और फिर उसको सॉल्व करना, ये एरर डिटेक्शन की जो जिम्मेदारी है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है। क्लियर होगी ये बात? एरर डिटेक्शन, अब बेसिक तौर पे वो एरर डिटेक्शन की बात करता है। मैनी में अकर इन सीपीयू एंड मेमोरी हार्डवेयर आया इन यूजर प्रोग्राम फॉर ई टाइप ऑफ द एरर ओएस शुड टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन टू इंश्योर करेक्ट एंड कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग डीबगिंग फैसिलिटी। अब वही बात कर रहा है जो पहले मैंने बता दिया कि अगर आपके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एरर वगैरह आ जाता है तो उस एरर को डिटेक्ट करना और फिर उस एरर को सॉल्व आउट करना, डीबगिंग करना, ये भी बेसिकली तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस काम को परफॉर्म करना होता है। ठीक हो गई। उसके बाद होता है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन के अंदर वो ये बात करता है जब मल्टीपल यूजर जो हैं या मल्टीपल जॉब्स जो है ना वो एट अ टाइम आपके कंप्यूटर के ऊपर रन हो रही होती हैं ना, तो
रिसोर्स एलोकेशन के अंदर वो ये बात करता है कि जब आपके पास मल्टीपल यूजर्स हों या आपके पास जब मल्टीपल प्रोसेस जो है ना वो एट अ टाइम रन हो रहे होते हैं ना, तो फिर उनको रिसोर्स एलोकेशन करनी कि कौन से यूजर को आपने कौन सा रिसोर्स एलोकेट करना है या एक प्रोसेस को कितनी मेमोरी जो है वो एलोकेट करनी है, ये जिम्मेदारी जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होती है। ठीक हो गया जी। इसकी एग्जांपल में वो कहते हैं सीपीयू साइकिल हो गया, मेन मेमोरी हो गया, स्टोरेज डिवाइसेस हो गई या आपकी फ्री फील्ड डिवाइसेस वगैरह होगी, इन सब को जो है वो डिफरेंट किस्म की रिसोर्स एलोकेशन करना, ये भी आपके पास सीपीयू की, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। फिर इसमें एक और टर्म आती है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग का मतलब होता है अकाउंट करना, कि किसी से कोई चीज़ पूछना वगैरह। ये अकाउंटिंग जो है वो आपने अगर एमएससी आईटी वन सेमेस्टर वन के अंदर अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, ये वही अकाउंटिंग की बात कर रहा है। कीपिंग ट्रैक द सिस्टम ऑफ एक्टिविटी एंड रिसोर्स यूजिंग, कि आपके जितने भी रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं उन सब का हिसाब किताब रखना, ये भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फंक्शनैलिटी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अगर आप देखें तो लॉग फाइल जो है वो जनरेट होती है, उस लॉग फाइल के अंदर सारी हिस्ट्री वगैरह जो है वो सेव होती है। फिर प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी जो होती है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन होता है। प्रोटेक्शन से मुराद होता है इन्वॉल्व इंश्योरिंग दैट ऑल एक्सेस टू द सिस्टम रिसोर्सेज इज कंट्रोल, मतलब जितने भी उसके रिसोर्सेज हैं सिस्टम के वो सारे के सारे कंट्रोल्ड हैं। और सिक्योरिटी से मुराद ये होता है कि आपके पास से कोई आउटसाइडर जो है यूजर अथेंटिक, जो आपका अथेंटिकेट यूजर नहीं था, वो आपके सिस्टम को इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। ये बेसिकली तौर पर आपके पास अथेंटिकेशन के अंदर आ जाता है। इंटरनल इंटरनल आपके पास वो होता है डिटेक्शन हो जाती है या एक्सटर्नल डिटेक्शन होती है, उससे आपके सिस्टम को बचाना, ये भी इसके पास प्रोटेक्शन के जुमरे में आ जाता है। ठीक होगी बात। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेसिकली तौर पे ओवरव्यू है कि स्टार्टिंग के अंदर देखें ये GUI होता है, फिर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, कमांड लाइन था, फिर ये नीचे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आ गया, आई ऑपरेशन, फाइल सिस्टम कम्युनिकेशन, रिसोर्स एलोकेशन। तो ये वो सारे फंक्शन वगैरह जो हमने अभी देखे होंगे। ठीक होगी जी बात। ये देखें अब वो बात आ गई जिसने पहले क्वेश्चन पूछा था यूजर इंटरफेस की। यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के दो किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिसमें हमने अभी बात की थी, कमांड लाइन इंटरफेस होता है और दूसरा होता है GUI इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस जो होता है ना, ये बेसिकली तौर पे ऐसा इंटरफेस होता है जिसके अंदर यूजर ने जितनी भी कम्युनिकेशन करनी होती है ना वो थ्रू कमांड्स करनी होती है। इसके पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है, ब्लैक कलर की एक स्क्रीन सी होती है, उस ब्लैक कलर की स्क्रीन के ऊपर इसने अपने सारी जो है वो कमांड्स वगैरह टाइप करनी होती है। अच्छा, तो दो बेसिकली तौर पे ना हमारे पास दो किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काम करते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस होता है और एक हमारे पास GUI बेस इंटरफेस होता है जिसको आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस बेसिकली तौर पे आपके पास ऐसा इंटरफेस होता है जिसके अंदर आप कमांड्स टाइप करते हैं बेसिकली तौर पे। और ये सम टाइम वो कहता है कभी कभार ना इसको आप कर्नल में भी इम्प्लीमेंटेड करते हैं। अभी कर्नल आ गया आता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक पार्ट होता है जिसको हम कर्नल का नाम देते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस जो होता है इसको आप ज्यादातर शेल का नाम भी कहते हैं, ये शेल भी कहलाता है। और ये डायरेक्टली जो है ना ये आपके कर्नल के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। कर्नल आपका ना ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है जिसने यूजर से कोई रिक्वेस्ट लेनी होती है और उसको मैनेज करना होता है। अभी कर्नल की भी आगे तफसील आ जाती है। अब सीन यहाँ पर ये था कि कमांड लाइन इंटरफेस जो है ना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है कि इसके अंदर आपको कमांड्स वगैरह टाइप करनी पड़ती हैं। हर चीज़ की आपको एक कमांड याद करनी पड़ती है, वो कमांड्स को याद रखना फिर उनको इस्तेमाल करना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। इसलिए एज कम्पेयर टू GUI जो ये था, ये आपके लिए इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आजकल भी कई साइंटिस्ट या इंजीनियर लोग जो हैं वो कमांड लाइन इंटरफेस को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वो इस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ वो इतने ज्यादा फेमिलियर नहीं होते। पुराने लोग हैं जिनको कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस वगैरह जहन में बैठी होती हैं, वो फिर उन्हीं के थ्रू जो है वो अपना काम करते रहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा जो सिस्टम आता है ना उसको आप नाम देते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऐसा इंटरफेस होता है जो बेसिकली तौर पे ना
आपके पास जिसके अंदर आपको आइकॉन्स नज़र आ रहे होते हैं, फ़ोल्डर वगैरह बने होती हैं, डिफरेंट किस्म के आपके पास निशान बने होते हैं जिसको आप आइकॉन्स का नाम देते हैं। माई कंप्यूटर का आइकॉन बना होता है या रिसाइकल बिन का जो आइकॉन वगैरह बना होता है, ये वो बेसिकली तौर पे आइकॉन होते हैं। ठीक होगी ये बात। 1970s के अंदर इसको डेवलप किया गया था, लेकिन सिर्फ रिसर्च फैसिलिटी के लिए। फिर बाद में इसने 90 के दौरान आके इसने जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर इसने जगह ली थी। तो इसके अंदर बेसिक तौर पे आइकॉन्स ही होते हैं जिसने कमांड लाइन को ख़त्म किया, और ये बेसिक तौर पे इस्तेमाल करना हमारे लिए आसान हो जाता है और अट्रैक्टिव बना देता है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को। इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि GUI जो है वो हमारे पास इस्तेमाल करना जो है आसान होता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास देखें आप GUI का आपको एक वो जो है नज़ारा सा जो है वो नज़र आ रहा है, आईपैड के ऊपर है। ये डिफरेंट किस्म के आइकॉन हैं जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे, ये GUI हमारे पास कहलाता है। ठीक हो गया। GUI और कमांड लाइन के दरमियान डिफरेंस जो है वो यही है हमारे पास कि GUI के अंदर आपको कमांड्स जो हैं वो टाइप करनी पड़ती हैं, लेकिन जो वो है ग्राफिकल जो इंटरफेस जो है उसके अंदर आपको कमांड्स वगैरह टाइप नहीं करनी पड़ती। डायरेक्ट आइकॉन्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं और वहां से आप जो है वो अपना काम चला लेते हैं। GUI जो है वो कमांड लाइन की निस्बत हमारे पास आसान है। चॉइस ऑफ इंटरफेस जो है, चॉइस ऑफ इंटरफेस के अंदर वो ये बात करता है बेसिकली तौर पे, ये यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो कौन से इंटरफेस को जो है वो चूज़ करना चाहता है। ये यूज़र पे डिपेंड करता है मोस्टली तौर पे कि वो किस किस्म के इंटरफेस को जो है वो चूज़ करना चाहता है। ठीक होगी बात। फिर वर्चुअल मशीन का एक कॉन्सेप्ट आता है। वर्चुअल मशीन बेसिकली तौर पे ना आप यूँ समझें कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको एक फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है कि आप एक विंडो के ऊपर दूसरी विंडो जो है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी रन कर सकते हैं। वर्चुअल, इसको वर्चुअल मशीन का नाम देते हैं। बेसिकली तौर पे सीन ये होता है वर्चुअल मशीन के अंदर कि आपने अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है ना, तो आप उसके ऊपर वर्चुअल बॉक्स एक सॉफ्टवेयर है, आप वो वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर कर लेते हैं और उस वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर करने के बाद आप उसके ऊपर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रन कर सकती हैं। वो बेसिकली तौर पे आपके पास वर्चुअल मशीन का जो है वो कॉन्सेप्ट बनता है। होता ये सीन है कि वर्चुअल मशीन के अंदर आपके पास कॉन्सेप्ट ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ उसने क्या काम किया होता है कि उसने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की ना थोड़ी सी स्पेस ले ली होती है। वर्चुअल मशीन बेसिक तौर पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से थोड़ी सी ना मशीन ले लेती है, और इसमें जो है वो डेडिकेटेड हार्डवेयर, यानी कि आपके हार्डवेयर का थोड़ा सा हिस्सा ले लेती है जिसके ऊपर आपने उसको इंस्टॉल करना होता है, और फिर आप उसके ऊपर जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। और जो आपका एंड यूजर होता है ना, जिसने आपकी वर्चुअल मशीन को यूज करना होता है, वो बिल्कुल यही समझता है कि मैं जिस तरह से आम जो अपनी रेगुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको यूज कर रहा होता हूँ, बिल्कुल उसको इसी तरीके का जो है वो एक्सपीरियंस हासिल होता है। अब ये होता है कि कुछ यूज़र ये चाहते हैं कि मैंने विंडोज़ के ऊपर भी काम करना है और यूनिक्स या लिनक्स के ऊपर भी काम करना होता है, तो बजाय मैं बार-बार विंडोज़ को करता रहूँ, तो फिर वो क्या काम करते हैं, वो अपने पास ना वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करते हैं और वर्चुअल बॉक्स के थ्रू एक और जो विंडो है ना, वो अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। आसान अल्फाज के अंदर, देसी अल्फाज के अंदर आप यूँ समझ लें कि अपने सिस्टम के अंदर विंडो 7 के अलावा कोई और विंडो भी जब आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, एक सिस्टम के ऊपर जब आप एक से ज़्यादा विंडोज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो भी कम ना हो, तो फिर आप वर्चुअल बॉक्स को या वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करते हैं, और वर्चुअल मशीन जो है वो आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये फैसिलिटी अवेल कर देती है कि आप एक और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक होगी ये बात। अच्छा, इसके अलावा वो ये कहता है कि वर्चुअल मशीन के अंदर आपको कोई एडिशनल फैसिलिटीज़ वगैरह जो हैं वो नहीं मिलती। बस सिर्फ ये होता है कि आपको एक इंटरफ़ेस मिल जाता है, जिस तरह के बेसिक इंटरफ़ेस होता है। अब हर प्रोसेस जो होगा, चूँकि ये एक वर्चुअल मशीन होती है, इसलिए इसका जो हर प्रोसेस है वो वर्चुअली जो है वो क्रिएट होती है। ये बेसिकली तौर पे आप वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपने इसको टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, अगर आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए खरीदना हो, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए लेना हो, तो आप इसको वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से मैंने अभी बात की है कि अगर आप कोई विंडो इस्तेमाल करना है, उसके साथ आप लिनक्स या यूनिक्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप वर्चुअल बॉक्स का सहारा लेंगे और उसके ऊपर जो है वो दूसरी विंडोज़ को इंस्टॉल कर लेंगे।
वर्चुअल मशीन बेसिकली तौर पे आपके पास एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है जो कि आपके पास वर्चुअल कंप्यूटर के तौर पे काम करता है। वर्चुअल कंप्यूटर जो है वो हकीकत के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आपके पास वो काम कर रहा होता है। ठीक हो गया। और ये आपके उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करता है जो कि आपके सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ होता है। अब आगा जी कर्नल के, कर्नल क्या चीज़ होती है बेसिकली तौर पे, इसको थोड़ा सा जरा आपने ध्यान से समझना कि कर्नल क्या होता है, फिर ये आगे हमारे पास आएगा तो फिर वहीं पे पता लगता रहेगा कि हमारे पास जो है वो कर्नल क्या होता है। वहाँ पे फिर दोबारा अगर समझ ना लगे तो इसी को यहीं पे मेरी कोशिश है कि यहीं पे इसको क्लियर कर दूँ। बेसिक तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ ग्राफिक इंटरफेस to give the command to the computer system, but the system can't understand these command directly. Translation of code into binary language done by the core component of operating system, it mean kernel. अब समझे, वो ये कहता है कि बेसिकली तौर पे ना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो आपने कंप्यूटर को डायरेक्टली तौर पे, आप यूजर जो है, यूजर डायरेक्टली तौर पे ना कंप्यूटर को कोई कमांड प्रोवाइड करता है। अब कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली तौर पे उस कमांड को नहीं समझ सकता। फिर क्या होता है कि कंप्यूटर के दरमियान और यूजर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके दरमियान हम एक कंपोनेंट रख देते हैं। उस कंपोनेंट को हम कर्नल का नाम देते हैं बेसिकली तौर पे। वो कर्नल का क्या काम होता है कि कर्नल ने ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड को कन्वर्ट करना होता है, और वो यूजर जो कमांड देता है उसको कन्वर्ट करना होता है और उसको समझाना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। बात समझ आई है कि कोई नहीं आई? मतलब ये है कि यूजर ने डायरेक्टली कंप्यूटर को जो कमांड देनी होती है ना, डायरेक्टली यूजर एक कमांड देता है, वो कमांड जाती है कर्नल के पास, और कर्नल फिर जो है वो उस कमांड को कन्वर्ट करता है और फिर यूजर को समझा देता है। कर्नल दोबारा समझ लें कि यूजर जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ जो है वो डायरेक्टली उसकी सिस्टम जो है वो डायरेक्टली यूजर की कमांड को नहीं समझता। फिर क्या होता है कि यूजर कमांड देता है कर्नल को, कर्नल जो है उसको ट्रांसलेट करता है और अपने सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाता है। तो यूजर के दरमियान और सिस्टम के दरमियान में आपके पास एक और इंटरफेस, एक और कंपोनेंट होता है जिसने यूजर्स की कमांड को कन्वर्ट करना होता है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर और ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाना होता है। वो जो दरमियान के अंदर कंपोनेंट आता है, उस कंपोनेंट को आप कर्नल का नाम देते हैं। क्लियर? क्लियर जी, सबको समझ आ गई इसकी? मरियम क्या समझ नहीं लगा? ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, इसमें वो ये बात करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसने आपने एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दे दिया। अब देखें, फॉर एग्जांपल ये हुआ कि मैंने ना एक वर्ल्ड की एक फाइल ओपन की है। अब वो वर्ल्ड की फाइल मैंने जब ओपन की है ना, उस वर्ल्ड की फाइल के अंदर मैंने कमांड लिखी, मैंने कोई चीज सेव की है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आई लव माई पाकिस्तान। अब ये चीज जो है ये कंप्यूटर को तो डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं ना होगी। अब कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान और यूजर के दरमियान एक कंपोनेंट रखा जाता है जिसने यूजर्स की कमांड को कन्वर्ट करना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज के अंदर। वो जो इंटरफेस होता है ना, जो यूजर्स की कमांड को कन्वर्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज के अंदर, उस कंपोनेंट को आप कर्नल का नाम देते हैं। ठीक होगी जी बात? बात समझ आ गई? ओके जी। इसके बाद होता है हमारे पास सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल क्या चीज होती है? सिस्टम कॉल बेसिकली तौर पे आपके पास एक ऐसा प्रोग्रामेटिक वे होता है, प्रोग्रामेटिक वे होता है जिसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो कर्नल से किसी सर्विस की रिक्वेस्ट करता है। सिस्टम कॉल आपके पास एक ऐसा प्रोग्रामेटिक वे होता है जिसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो कर्नल से ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी रिक्वेस्ट सर्विस की
रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये रिक्वेस्ट चाहिए, कर्नल ने वो ऑपरेट प्रोग्राम ने वो रिक्वेस्ट करनी होती है कर्नल से, और कर्नल ने आगे वो चीज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से पकड़नी होती है जी। बात आगे समझ जी, क्लियर? ओके जी। System call is a programmatic way in which a computer program requests a service from the kernel of the operating system it is executed on। मतलब ये है कि ये बेसिकली तौर पे आपको एक ऐसा वे प्रोवाइड करता है जिसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो किसी भी सर्विस के लिए, सर्विसेज के लिए या सर्विस के लिए कर्नल से रिक्वेस्ट करता है जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर उसने एग्जीक्यूट होना चाहता है। अब ये जो इंटरफेस होता है ये बेसिकली तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोवाइड करना होता है। फिर वो ये बात करता है सिस्टम कॉल इज अ वे फॉर द प्रोग्राम टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए आपके पास एक तरीका जो है वो सिस्टम कॉल का भी है। मैं दोबारा कर देता हूँ, ये नहीं। सिस्टम कॉल के मुताबिक वो ये कहता है कि सिस्टम कॉल आपके पास एक ऐसा तरीका है या एक ऐसा वे है जिसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो एक सर्विस की रिक्वेस्ट करता है कर्नल से, और कर्नल वो जो है वो रिक्वेस्ट सर्विस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से लेता है। अब ये जो प्रोग्रामिंग इंटरफेस है ये बेसिकली तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही इसको प्रोवाइड करना होता है। तो सिस्टम कॉल आपके पास एक ऐसा वे होगा जिसके जरिए आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करते हैं। जब भी आपने कोई सर्विस करनी होती है, सर्विस का आपने कोई सर्विस रिक्वेस्ट करनी होती है, इसके अगेंस्ट आप उसकी सिस्टम कॉल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जब आप उसकी सिस्टम कॉल करते हैं तो उस सिस्टम कॉल के नतीजे में आपको वो सर्विस जो है वो रिसीव हो जाती है। सिस्टम कॉल प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू द यूजर प्रोग्राम वाया एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। हर सिस्टम कॉल जो है वो आपके पास एक एपीआई के थ्रू जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक होगी जी बात? अगर आप कर्नल के अंदर इंटर होना चाहती हैं, आप कर्नल के साथ राब्ता करना चाहते हैं, अगर आप इसका इंटरनल मैकेनिज्म देखें ना, इंटरनल मैकेनिज्म के अंदर वो ये बात करते हैं कि सिस्टम कॉल बेसिकली तौर पे वो पॉइंट है जिसके जरिए आप कर्नल के अंदर इंटर होते हैं और फिर वो आप वहां से कर्नल से जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं। ये ज़्यादातर सिस्टम कॉल जो है ये आपके पास सी या सी लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती हैं। ये एक डायग्राम है जो कि हमें नजर आ रही है। देखें ये यूजर मोड मेरे पास ऊपर वाला यूजर मोड चल रहा है, नीचे वाला जो है वो मेरे पास कर्नल मोड चल रहा है। तो यूजर प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा है और साथ साथ जब अगले स्टेप पे आया तो उसको सिस्टम कॉल आ गई, तो यूं ही सिस्टम कॉल हुई वो कर्नल मोड के अंदर शिफ्ट कर गया। कर्नल मोड से वो दोबारा फिर जो है वो आपके पास यूजर मोड के अंदर एंटर हुआ है। ठीक होगी जी बात?